वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने साबिक वजीर आजम और बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट में लिखा कि साबिक वजीर आजम की बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि उनके अंदाज हुक्मरानी पर सवालात खड़े किए। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि साबिक वजीर आजम के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकरीरों और रोज़मर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं, जिससे बानी पीटीआई की फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी पीटीआई अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। बाज़ मुबस्सिरीन के हवाले से रिपोर्ट में बताया हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे जिन्हें बुशरा बीबी बानी पीटीआई के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैडेट कॉलेज वाना का दौरा किया, जहां आईजी फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ मेजर जनरल महर उमर खान ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने खवारजियों के हमले को नाकाम बनाने और तमाम कैडेट्स और असातिज़ा को महफूज रेस्क्यू करने वाले पाक फौज के अफसरों और जवानों से मुलाकात की और उनकी जुर्रत और पेशा वराना महारत को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि ये हमला करने वाले असल में दहशतगर्द नहीं बल्कि दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता और इन दरिंदों का कोई मजहब नहीं। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि दुश्मन सानिया एपीएस जैसी कार्रवाई करना चाहता था, मगर हमारी बहादुर अफवाज ने हमला नाकाम बनाया और साजिश को नाकाम बना दिया। वज़ीर दाखिला ने कैडेट कॉलेज वाना के तलबा और असातिज़ा से भी मुलाकात की और उनके हौसले और जज्बे को सराहा। उन्होंने ऐलान किया कि कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीन व आराइश की जाएगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी का कहना था, पाकिस्तान के अंदर सरगर्म दहशतगर्द गिरोह अफगान शहरियों पर मुश्तमिल है। अफगान रजीम को दहशतगर्दी के तमाम सबूत फराहम किए। अफगान रजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के इस्तेमाल होने से रोके। उन्होंने कहा कि उम्मीद है अफगान तालिबान कलअदम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में मौजूदगी और पनाहगाहें इंसानी मसला नहीं, अफगान तालिबान पश्तून कौमियत को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान से ज्यादा पश्तून आबादी पाकिस्तान में मुकीम है। उनका कहना था अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को जायज़ करार देने के फतवे दिए गए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के इफरीत के खात्मे के लिए पुरअज़म है। अफगान तालिबान के अंदर एक लॉबी बाहर से पैसा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हम ईरान की सालिसी की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। हमें यकीन है ईरान सालिसी पर अहम किरदार अदा कर सकता है। रूस की जानिब से किसी किरदार को खुशामदीद कहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अफगान सरहद पर जंगबंदी की हमारी फोर्सेस निगरानी कर रही है। अभी नहीं कह सकते कि अफगान तालिबान के साथ जंगबंदी जारी है या नहीं। अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर किसी टाइम लाइन का इल्म नहीं। अफगान मुहाजिरीन के मामला 3 कैटेगरीज में देख रहे हैं। खबर देंगे, सर्कल कबीरवाला में कत्ल गारत का सिलसिला ना रुक सका। गुज़िश्ता 8 दिनों में 4 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं, जिनमें 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। कबीरवाला थाना सदर की हदूद इनायतपुर में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जान बहक हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर चुकी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हैदर शेर से। जी हैदर, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है वो आज सुबह थाना सदर के इलाका इनायतपुर में पेश आया, जहाँ पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बाक हो गया है। तो मैं यहाँ ये बताता चलूं कि कबीरवाला में जो है लोग इंतहाई परेशान है। मुसलसल कई दिनों से 4 कत्ल हो चुके हैं, जिनमें 2 खवातीन है। एक खवातीन जो कि बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए भी वो जान की बाजी हार गए। तो पुलिस ने जो है वो मुकदमा दर्ज करके नामालूम अफराद के खिलाफ तफ्तीश जारी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया हैदर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। गुज़िश्ता रोज 27वीं तरमीम के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था और अपने इस्तीफे सदर मुमलिकत को इरसाल किए थे। ऐवान सदर के अलामी के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर किए। ख्याल रहे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने गुज़िश्ता रात साथी जजेस से उनके चैम्बर्स में जाकर अलविदाई मुलाकात की और साथ ही जजेस ने आखिरी वक्त तक उन दोनों को मुस्ताफी न होने पर कायल करने की कोशिश की और इसरार के बावजूद दोनों जजेस अपने फैसले पर कायम रहे और साथ ही जजेस से मुलाकातें करने के बाद इस्तीफा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम की मंजूरी दे दी गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 19 में से 17 जज शरीक हुए और 2 जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने शिरकत नहीं की। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के जजों की मजमूई तादाद 24 थी और 2 जजेस के इस्तीफे के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 20 हो गई।
3 जजों के आईनी अदालत में मुंतकिल होने के बाद जजों की तादाद 19 रह गई। एलामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 का जामे जायजा मुकम्मल कर लिया गया और नई तरमीम मंजूर की गई। मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी गई। जस्टिस शाहिद वही, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अकील अब्बासी की कमेटी ने मुसवदा तैयार किया। मुल्तान में अताई डॉक्टर्स का बेकाबू फैलाव, महकमा सेहत खामोश तमाशाई, सरकारी हलकारों पर MBBS के नाम मंथली लेने के लिए संगीन इल्ज़ामात सामने आ गए। ड्रग इंस्पेक्टर्स और DDHO सतह के अफसरान की मुबैना सरपरस्ती ने सूरत हाल खतरनाक कर दी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ ख्वाजा सकलैन से। जी ख्वाजा सकलैन। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मुल्तान में भरपूर मार है अताई डॉक्टरों की हवाले से, जहां पर MBBS डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में जो है अपनी ड्यूटियां भी देते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोर्ड दे रखे हैं जो सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर को दिखाने के लिए कि हमारे पास जो है यहाँ पर MBBS डॉक्टर मौजूद हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। उसके पीछे यह है कि सरकारी जो एहलकार हैं MBBS डॉक्टर, वो भी बाकायदा तौर पर मंथलियाँ लेते हैं और DPDDHO जो है वो बराए नाम गाड़ियों का पेट्रोल जो है वो धुएं में उड़ा देते हैं और यहाँ पर कार्रवाई जो है किसी किस्म की नहीं की जा रही। मुल्तान इंतजामिया पर सवालिया निशान है और जो CEO हेल्थ है, हेल्थ केयर कमीशन, वो भी सिर्फ बराए नाम जो है कागजी कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई के नाम पर जो है यहाँ पर मंथलियाँ लेते हैं बाकायदा तौर पर और भरपूर मार है। इंसानी सेहत के लिए जो है खतरनाक बन के बैठे हैं, डाकू बन के बैठे हैं यहाँ पर जो अताई डॉक्टर हैं। जी बहुत शुक्रिया सकलैन। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दी मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज और फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त में दाखिली सूरत हाल, कौमी दिफा और नौजवानों के किरदार पर गुफ्तगू की। इस मौके पर तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज की खिदमत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। असातिज़ा ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाक अफवाज न सिर्फ मुल्क की खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार हैं, बल्कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ में भी अहम किरदार अदा करती हैं। इनके मुताबिक इस नशिस्त ने तलबा को रिवायती सोच से हटकर गौर व फिक्र और तर्जियाती सोच को अपनाने का मौका दिया, जबकि नौजवानों को पाकिस्तानियत, फ़ाल शहरियत और समाजी जिम्मेदारियों के हकीकी तस्वुर से आगाही भी मिली। तलबा ने कहा कि मार के हक में पाक अफवाज के किरदार ने नौजवान नस्ल में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा के अज़म को मज़ीद मजबूत किया है। तलबा ने एतराफ़ किया कि इस नशिस्त से उन्हें यह एहसास हुआ कि मीडिया पर दी गई खबरों को बगैर तहकीक और तस्दीक के फैलाना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया है। उनका कहना था कि पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नोगाम पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में जोरदार धमाके के बाद आग भड़क उठी। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका जब्त किए गए एमोनियम नाइट्रेट के फटने से हुआ। धमाके के बायस 7 अफराद हलाक, 27 जख्मी। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके से पुलिस स्टेशन के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही हुई। कई गाड़ियां आग की लपेट में आ गईं, जबकि इमारत के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया, ताहम वाक़े के हवाले से तहकीकात जारी हैं। अहम खबर देंगे। SHO थाना सिटी राना रमज़ान और ASI मोहम्मद इमरान को एक अफगानी शहरी को मुबैना तौर पर भारी रकम लेकर छोड़ने के इल्ज़ाम पर DIG बहावलपुर ने फौरी तौर पर क्लोज टू लाइन कर दिया है। मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों ने फारूक नामी अफगानी शहरी से 9 लाख रुपए रिश्वत लेकर उसे रिहा किया, जिस पर फौरी महकमाना एक्शन लिया गया है। इल्ज़ाम साबित होने पर SHO और ASI दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक वसीम से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, खानपुर थाना सिटी के साबिक SHO राना रमजान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। जराये के मुताबिक SHO राना रमजान और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान पर इल्जाम था कि इन्होंने फारूक नामी अफगानी शहरी से मुबैना तौर पर 9 लाख रुपए रिश्वत लेकर इसे छोड़ दिया है, जिस पर DIG बहावलपुर राय बाबर ने इस मामले का नोटिस लिया और दोनों पुलिस मुलाजमीन को गुज़िश्ता रोज क्लोज टू लाइन हाजिर कर दिया और इंक्वायरी मुकर्रर कर दी। और इंक्वायरी में इल्जामात साबित होने पर DIG बहावलपुर राय बाबर के हुक्म पर दोनों पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ DSP खानपुर की मदद में पुलिस आर्डर 2002 के तहत मकनी इंतजाज करके दोनों पुलिस मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद इस मामले की हर पहलू से इंक्वायरी की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया वसीम, तफसीलात से आगे। मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार। एक हफ्ते में 15 अशिया महंगी, 12 अशिया सस्ती। मुर्गी की औसत कीमत 66 रुपये फी किलो इजाफा। टमाटर की कीमत 13 रुपये इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस महंगी। LPG सिलेंडर 63 रुपये इजाफे से
₹3083 کا ہو گیا۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری۔ کیلا، آلو، گھی، خوردنی تیل، انڈے، گوشت، دال، مسور بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں۔ شہر قائد میں صبح کا آغاز ہوتے ہی سورج اور بادلوں کی آنگ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ رات گئے سے شہر میں گرد آلود ہوائیں چل رہی ہیں۔ شہر کی فضا آج بھی خراب دیکھنے میں آ رہی ہے۔ موسم کے بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ثاقب خانزادہ سے۔ جی ثاقب۔ بالکل، صبح کا آغاز ہوتے ہی شہر قائد میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ صبح کا آغاز ہوتے ہی شہر قائد کی فضا میں خاصا خنکی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج جیسے جیسے جلفہ افروز ہو رہا ہے ویسے ویسے شہر قائد کا پارہ بڑھتا جا رہا ہے۔ رات گئے شہر قائد کی فضا میں خنکی کے ساتھ ساتھ گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اگر ہم اس وقت کی بات کریں جو آج کا حساب سے شہر قائد میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 135% ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ مضر صحت بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو آلودہ ترین شہروں کی بات کریں تو اس وقت لاہور دوسرے اور کراچی 13ویں نمبر پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوا میں جو مضر صحت کی مقدار بتائی جا رہی ہے ماہرین کے حساب سے وہ خاصا خراب بتائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ماہرین نے انتباہ جاری کیا ہے کہ بچے، بوڑھے، بزرگ خاص طور پہ احتیاط کریں، غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے کی صورت میں N95 اور اینٹی اسموکس ماسک کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج شہر قائد میں جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ 26 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جو ہوا میں نمی کا تناسب بتایا جا رہا ہے وہ 21% ہے۔ اس کے علاوہ جو 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، یہ گرد آلود ہوائیں جن کے سبب شہر کا فضائی معیار خاصا خراب دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج شہر قائد میں جو دن بھر کا جو درجہ حرارت ہے وہ موسم کے حساب سے تیز دھوپ کے ساتھ گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ شام کے اوقات میں پارہ خاصا نیچے گرنے کا بھی امکان بتایا جا رہا ہے۔ جی، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں فضائی معیار بدستور انتہائی مضر صحت قرار۔ الصبح لاہور 439 AQI انڈیکس کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں فضا کا معیار خراب۔ گجرانوالہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 808 جبکہ فیصل آباد میں 507 ریکارڈ۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کا آج پہلا نمبر۔ نئی دہلی کا AQI انڈیکس 519 ریکارڈ۔ پاکستان میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی یاترا کے لیے بھارت سے آنے والے جتھے میں شامل سکھ خاتون سربجیت کور نے اسلام قبول کر کے ایک پاکستانی شہری سے شادی کر لی۔ خاتون کا اسلامی نام نور رکھا گیا ہے۔ نکاح نامے کے مطابق 48 سالہ سربجیت کور نے 5 نومبر کو ضلع شیخوپورہ کے فاروق آباد کے رہائشی پاکستانی شہری ناصر حسین سے نکاح کیا۔ نکاح میں 10,000 روپے حق مہر درج ہے جو ادا کیا جا چکا ہے۔ سربجیت کور 4 نومبر کو بھارتی یاتریوں کے ساتھ پاکستان آئی تھی، لیکن 13 نومبر کو بھارت واپس جانے والے یاتریوں میں شامل نہیں تھی، جبکہ اسی روز ان کا ویزا بھی ختم ہو گیا تھا۔ اسی بنا پر انہیں لاپتہ قرار دے کر تلاش شروع کی گئی، تاہم بعد ازاں معلوم ہوا کہ خاتون نے اسلام قبول کر کے پاکستانی شہری سے شادی کر لی ہے۔ کراچی کے علاقے بلوچ کالونی اور ضلع وسطی کے علاقوں میں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ ناصر اور غیر قانونی رہائش پذیر افراد کا سراغ لگانا تھا۔ ادھر رینجرز نے ہب ماڑی پور روڈ پر اسنیپ چیکنگ کے دوران مسافر بس سے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات عارف حبیب کی رپورٹ میں۔ رینجرز نے ہب ریور روڈ ماڑی پور پر اسنیپ چیکنگ کے دوران کارروائی کرتے ہوئے مسافر بس سے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے نان کسٹم پیڈ سامان برآمد ہوا۔ گرفتار ملزمان میں سید حبیب اللہ، سید نوید احمد، ثناء اللہ، ولی جان شامل ہیں۔ ترجمان رینجرز کے مطابق برآمد سامان میں 47,680 پیکٹ سگریٹ، 4 موبائل فون اور نقدی برآمد ہوئی۔ ملزمان نان کسٹم پیڈ اشیاء مسافر بس کے خفیہ خانوں میں چھپا کر بلوچستان ہزار بس اسٹینڈ سے کراچی یوسف گوڈ بس اسٹینڈ لاتے تھے۔ ادھر تھانہ بلوچ کالونی کی حدود میں ڈسٹرکٹ کیس پولیس کی جانب سے رات بھر کامبنگ اور سرچ آپریشن جاری رہا۔ آپریشن کے دوران علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر کے گھروں، دکانوں اور ہوٹلوں کی باریک بینی سے تلاشی لی گئی۔ جدید بایو میٹرک کی تلاش ڈیوائس کے ذریعے مشتبہ افراد کی تصدیق بھی کی گئی۔ متعدد افراد کی بایو میٹرک ویریفیکیشن کے بعد پولیس نے مزید پوچھ گچھ بھی کی۔ ضلع سینٹرل میں بھی پولیس اور رینجرز نے مشترکہ طور پر بڑے پیمانے پر کامبنگ آپریشن کیا۔ کارروائی کے دوران گھروں، گاڑیوں، مشتبہ افراد کی تلاشی لی گئی۔ کارروائی میں 3 تھانوں کی حدود شامل تھی۔ حیدری مارکیٹ سے کوثر نیازی کالونی، نازآباد نمبر 4 سے مجاہد کالونی، جبکہ خواجد میں نگری سے شاہنواز بھٹو کالونی میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران متعدد گھروں، گاڑیوں، مشکوک افراد کی جامع چیکنگ کی گئی۔ پولیس نے بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے متعدد افراد کی تصدیق بھی کی۔ خواجد میں نگری کی کارروائی میں 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا، جس سے مزید پوچھ گچھ جاری ہے۔ ادھر رضاک آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کے قریب ڈمپر ہائیکس اور رکشے میں تصادم ہوا۔ حادثے میں رکشہ ڈرائیور جان کی بازی ہار گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو فوری طور پر ضلع اسپتال منتقل کیا، جہاں ایک زخمی رکشہ ڈرائیور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جواں بھاگ ہوا۔ متوفی کی شناخت 45 سالہ رحیم بخش وال عبدالرشید کے نام سے ہوئی۔ پولیس اور ریسکیو کی بھاری ٹفری بھی موقع پر موجود رہی۔
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आइंदा दिनों अमेरिका का दौरा करेंगे, जहां उनकी सदर ट्रंप से मुलाकात होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों मुल्कों के दरमियान कई मामला ज़ेर बहस हैं, जिनमें मशरिक़ वुस्ता की सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और हालिया गजा बहरान के तनाजुर में खित्ते में ताल्लुकात की बहाली समेत दीगर उमूर शामिल हैं। इस हवाले से अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने कहा है कि अमरीकी सदर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ F-35 तैयारों की फरोख्त की डील के करीब हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी और दिफाई मुआहदों पर मंगल को दस्तखत मुतवक्के हैं। माहिरीन के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान की वाशिंगटन आमद का मकसद अमेरिकी दिफाई और टेक्नोलॉजी शोबों के साथ ताउन बढ़ाना और सऊदी अरब की सिक्योरिटी और मईशत को मुस्तहकम करना है। मुलाकात के दौरान इसराइल सऊदी अरब ताल्लुकात का मामला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि ये मुलाकात खित्ते की सियासत और मुस्तकबिल के ताल्लुकात में अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान, अमरीका, मुतादिद अरब और मुस्लिम अक्सरियती ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर दिया कि वो गजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे की तौसीक करने वाली अमरीकी करारदाद को जल्द मंजूर करे। अरब इस्लामी ममालिक ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमरीका, कतर, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन, तुर्की इस वक्त ज़ेर गौर सलामती कौंसिल की करारदाद के लिए अपनी मुश्तरका हिमायत का इजहार करते हैं। इन मुल्कों का कहना है कि वो करारदाद की फौरी मंजूरी चाहते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका ने 15 रुकनी सलामती कौंसिल में बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे मुसव्वदे पर मुज़ाकरात शुरू किए जो 2 साल तक जारी रहने वाली इसराइली जारियत के बाद होने वाली जंगबंदी के बाद के इक़दामात से मुतालिक है और ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की तौसीक करेगा। अरब और मुसलमान मुल्कों का कहना है कि हम जोर देते हैं कि ये एक मुखलिसाना कोशिश है और ये मंसूबा न सिर्फ इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान पूरे मुल्क के लिए अमन और इस्तेहकाम की जानिब एक काबिल अमल रास्ता फराहम करता है। करारदाद के एक मुसव्वदे में लिखा कि वो बोर्ड ऑफ पीस के क़याम का खैर मकदम करता है जो गजा के लिए एक अबूरी इंतजामी इदारा होगा और जिसकी उसूली तौर पर सरबराही ट्रंप करेंगे। इसका मैंडेट 2027 के अख्तिताम तक रहेगा। ये मुश्तरका बयान उस वक्त सामने आया जब रूस ने कौंसिल के अरकान को एक मुतबादिल मुसव्वदा करारदाद पेश किया जो मतन के मुताबिक ना तो गजा में बोर्ड ऑफ पीस के क़याम की सहूलत देता है, ना ही केस बैनुल अक़वामी फोर्स की फौरी तैनाती की बात करता है। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस ने 430 ड्रोन और 18 मिसाइलों से दारुल हुकूमत कैफ को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रूस की जानिब से इन हमलों में शहरी आबादी, इमारतों और तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हुकाम ने रूस के बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल मार गिराने का दावा कर दिया। साथ ही वाज़ेह किया कि ड्रोन्स और मिसाइल हमलों से इमारतें तबाह हो गईं। अरब मीडिया के मुताबिक कैफ पर रूसी हमलों में आज़रबाईजान के सिफारतखाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद आज़रबाईजान ने रूसी सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दूसरी जानिब रूस ने एक बार फिर नेटो को यूक्रेन जंग में शामिल होने से खबरदार रख दिया। रूस ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमलों की रोशनी में नेटो को मोहतात रहना चाहिए। रूसी हुकाम के मुताबिक बराह रास्त मुदाखलत रूस नेटो तसादुम का बायस बन सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर मुबारकबाद पेश की। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी तहनीती पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, मैं श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर अपनी कौमी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इनकी पूरी टीम का शानदार काविशों को सराहता हूँ। ये क्रिकेट के मुत्तहिद जज्बे का शानदार मुजाहरा था। वज़ीर आज़म ने कहा, मैं श्रीलंकन खिलाड़ियों और इंतजामिया का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। इनकी शिरकत एक बार फिर हमारी दोनों कौमों के दरमियान पायदार दोस्ती की अक्कासी करती है। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में 8 विकेटों से फतह हासिल करके 3 मैचेस की सीरीज में 0-2 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल कर ली है। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम के लिए खुसूसी पैगाम जारी कर दिया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आज पुरअमन पाकिस्तान के साथ हमारे मुखलिस दोस्त श्रीलंका और क्रिकेट की भी जीत हुई है। वेल डन ग्रीन चीयर्स, थैंक यू श्रीलंका। उन्होंने कहा कि बाबर आजम, फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तानी टीम दूसरा वनडे सीरीज जीती। उनका कहना था कि श्रीलंका की टीम के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं। शायकीन क्रिकेट ने श्रीलंकन टीम को पूरी तरह सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे वनडे मैच में 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने श्रीलंका की जानिब से दिया जाने वाला 289 रन का हदफ 48वें ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कौमी टीम की जानिब से बाबर आजम ने वनडे में 2 साल बाद सेंचुरी बनाई। बाबर आजम श्रीलंका के खिलाफ 102 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। फखर जमान 78, मोहम्मद रिजवान 51, साइम अयूब ने 33 रन बनाए। श्रीलंका ने पाकिस्तान की दावत पर पहले खेलते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से इब्रार अहमद, हारिस रऊफ ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान तीसरा आखिरी मैच
16 नवंबर को खेला जाएगा। किंग बाबर आजम की 2 साल बाद सेंचुरी। बाबर आजम ने पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा वनडे सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में सेंचुरी स्कोर करके बाबर आजम ने सईद अनवर का कौमी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। सईद अनवर ने 244 इनिंग्स में पाकिस्तान के 20 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरियां स्कोर की थी। बाबर आजम ने 136वीं इनिंग्स में अपने वनडे करियर की 20वीं वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम ने 2 साल 2 माह और 15 दिन बाद इंटरनेशनल सेंचुरी बनाई। बाबर आजम कम से कम इनिंग्स में 20 सेंचुरियां मुकम्मल करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। इससे कबल जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला ने 108 और भारत के विराट कोहली ने 133 इनिंग्स में 20वीं सेंचुरी स्कोर की थी। एशिया कप राइजिंग स्टार्स के पहले मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने ओमान को 40 रन से शिकस्त देकर पहली फतह हासिल कर ली। पाकिस्तान शाहीन्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 220 रन बनाए। माज सदाकत 54 गेंदों में 4 चौकों और 9 छक्कों की बदौलत 96 रन के साथ नॉट आउट रहे। कप्तान इरफान खान 44, यासिर खान 26 रन बना सके। मोहम्मद फाइक ने 19 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में ओमान की टीम 180 रन पर ढेर। उबैद शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मोहम्मद सदाकत, साद मसूद ने 2-2 विकेट अपने नाम की। इवेंट में पाकिस्तान शाहीन्स अपना अगला मैच इतवार को भारत के खिलाफ खेले। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए।